हेलो। 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 आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जो आपके सिलेबस का में सिलेबस हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का जो सिलेबस है उसकी जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का एक विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड पोस्ट मॉडर्न स्पेस। यानी कि स्पेस या भौगोलिक स्थान की संकल्पना, निरपेक्ष, सापेक्ष, अमूर्त और उत्तर आधुनिक स्पेस। इससे संबंधित जो व्याख्यान था वो आप लोगों को दिया जा चुका है। आज हम इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे एक सेट डेवलप किया है। इन 30 प्रश्नों में आपको निरपेक्ष स्पेस से संबंधित, निरपेक्ष स्पेस से संबंधित, सापेक्ष स्पेस से संबंधित, अमूर्त स्पेस से संबंधित और उत्तर आधुनिक स्पेस से संबंधित प्रश्नों का समावेश मिलेगा। पहला प्रश्न है, स्पेस अपने आप में एक वस्तु है, यह कथन किसका है? आपके विकल्प हैं ए हार्वे, बी सोजा, सी कांट, डी डार्बी। देखिए, हार्वे की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हार्वे ने अपनी पुस्तक एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी में ये कोटेशन कोट किया है कि स्पेस अपने आप में एक वस्तु है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1A हार्वे। दूसरा प्रश्न है, किस स्पेस को भौतिक, सार्वभौमिक एवं वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो निरपेक्ष स्पेस को भौतिक, सार्वभौमिक एवं वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाता है। आप लोग निरपेक्ष स्पेस की विशेषताओं में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको यह कथन वहां पे मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है निरपेक्ष स्पेस। निरपेक्ष स्पेस को भौतिक, सार्वभौमिक एवं वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस स्पेस को सामाजिक या आर्थिक स्पेस के रूप में जाना जाता है? ए है, विकल्प है आपका ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो आपका सही जवाब है, देखिए सामाजिक या आर्थिक हम निरपेक्ष के द्वारा नहीं आंक सकते। सामाजिक या आर्थिक आंकने के लिए हमें सापेक्ष स्पेस के रूप में अध्ययन करना होगा। इसलिए यहां पे सही जवाब होगा सापेक्ष स्पेस, यानी कि सापेक्ष स्पेस को हम आर्थिक या सामाजिक स्पेस के रूप में भी जानते हैं। अगला सवाल फिर से इसी बैकग्राउंड से संबंधित है कि किस स्पेस को संबंध परक स्पेस के रूप में जाना जाता है। अभी आपने सापेक्ष स्पेस के बारे में पढ़ा या सापेक्ष स्पेस से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें यह बताया गया कि सापेक्ष स्पेस को सामाजिक या आर्थिक स्पेस के रूप में जाना जाता है। सामाजिक या आर्थिक स्पेस हमारा क्या होता है? संबंध परक होता है। तो अगला प्रश्न यहीं से बनाया हुआ है कि किस स्पेस को संबंध परक स्पेस के रूप में जाना जाता है। ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो यहां पे आपका सही जवाब होगा 4B यानी कि सापेक्ष स्पेस। पांचवा सवाल है कि मानव के देखने, सोचने और क्रियाशीलता का अध्ययन किस स्पेस के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, मानवीय क्रियाशीलता के बारे में यह बात आ रही है। ठीक है, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि संबंध की बात आई, उससे पहले सामाजिक और आर्थिक की बात आई। सामाजिक या आर्थिक भी मानव की एक क्रियाशीलता ही है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा और इसके आपको उत्तर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या होगा।
मानव के देखने, सोचने और क्रियाशीलता का अध्ययन किस स्पेस के अंतर्गत किया जाता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो यहाँ पे सही जवाब है आपका सापेक्ष स्पेस, यानी कि मानव के देखने, सोचने और मानव की क्रियाशीलता, चाहे वो आर्थिक क्रियाशीलता हो या सामाजिक क्रियाशीलता हो, इस प्रकार का सारा अध्ययन सापेक्ष स्पेस के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस को प्राकल्पनात्मक स्पेस कहा जाता है? प्राकल्पनात्मक मतलब हाइपोथेटिकल। ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो यहां पे आपका सही जवाब है कि अमूर्त स्पेस को हम हाइपोथेटिकल स्पेस के रूप में जानते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, बाह्य चर को सीमित या नियंत्रित करके विवेचना करना किस स्पेस की प्रमुख विशेषता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो देखिए, जब हम चरों को नियंत्रित करके कोई अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हाइपोथेटिकल होता है, और हाइपोथेटिकल स्टडी हमारी जो विशेषता है वो अमूर्त स्पेस की विशेषता है, यानी कि बाह्य चर को सीमित या नियंत्रित करके विवेचना करना अमूर्त स्पेस की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, संस्कृति और व्यापार के मध्य संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत अन्य भौतिक अवरोधों को सीमित या नियंत्रित करके अध्ययन करना किस स्पेस की विशिष्टता का परिचायक है? देखिए, यहां पे आपको इस कथन को समझना होगा कि संस्कृति और व्यापार, संस्कृति का डेवलपमेंट किस तरीके से व्यापार के द्वारा हुआ, इस संबंध को आपका अगर अध्ययन करना है तो आपके इस अध्ययन में आपको अगर अपने भौतिक अवरोध, यानी कि व्यापार के मार्ग में आने वाले भौतिक अवरोध, नदी, पहाड़ आदि को अपने अध्ययन से सीमित या नियंत्रित करके आप यह अध्ययन करना चाहते हैं कि संस्कृत का व्यापार पे क्या संबंध पड़ा, तो ये किस प्रकार का स्पेस की विशिष्टता है। अब इससे पहले वाला आप एक सवाल सुनिए कि बाह्य चर को सीमित या नियंत्रित करके विवेचना करना किस स्पेस की प्रमुख विशेषता है? उत्तर था अमूर्त स्पेस। अब यहां पे आपको एग्जाम्पल द्वारा बताया जा रहा है कि आप संस्कृत और व्यापार के मध्य अध्ययन करना चाहते हैं, और बाह्य चर यहां पे क्या है? भौतिक अवरोध, यानी कि बाह्य चर को आप सीमित और नियंत्रित करना चाहते हैं। तो यह किस प्रकार के स्पेस की विशेषता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो यह जो विशेषता है ये अमूर्त स्पेस की है, यानी कि 8th सी। ऐतिहासिकतावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा स्पेस अस्तित्व में आया? ए निरपेक्ष स्पेस अस्तित्व में आया, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो ऐतिहासिकतावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर आधुनिक स्पेस अस्तित्व में आया था। 10वां सवाल है, सार्वभौमिक सामाजिक सिद्धांतों के प्रतिपादन की संभावना को कौन अस्वीकार करता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। उत्तर आधुनिक स्पेस सार्वभौमिक सामाजिक सिद्धांतों की प्रतिपादन की संभावना को अस्वीकार करता है। इसके बाद एक कथन है, इस कथन को आपको सुनना है और सुन के ये आपको समझना है कि ये कथन किस विचारधारा या किस स्पेस की विचारधारा, किस स्पेस की विशेषता से संबंधित है। ये कथन माजिद हुसैन की किताब में है और माजिद हुसैन का ही है। माजिद हुसैन ने अपनी किताब में एक जगह कोट करते हुए लिखा है, जहां अति संवेदनशीलता से भरी हुई सोच है, जहां कोई नीति है, ना सिद्धांत है, ना संरचना है, वहां है विषमता, व्यवस्था रहित विशिष्टता है और अनूठापन है, जो कुछ भी करने, सोचने और बरतने में संकोच नहीं करते। यह कथन किस स्पेस की विशेषता को प्रकट करता है? देखिए, आपके विकल्प हैं, ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो ये जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, अति संवेदनशीलता,
ना नीति, ना सिद्धांत, ना संरचना, सिर्फ विषमता, एक व्यवस्था रहित विशिष्टता, एक अनूठापन और कुछ भी करने, सोचने और बरतने में संकोच ना रखना, ये सारी विशेषताएं आपके उत्तर आधुनिक स्पेस के अंतर्गत आती हैं। 12वां सवाल है, निरपेक्ष स्पेस को किस प्राचीन भूगोल वेत्ता से संबंधित माना जाता है? ए होमर, बी थेल्स, सी इमैनुअल कांट, डी अरस्तु। तो इसका सही जवाब है इमैनुअल कांट 12C। 13वां सवाल, स्पेस एक सापेक्ष दृश्य है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संबंध का क्रम होता है। यह कथन किस दार्शनिक भूगोलवेत्ता के दर्शन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए हार्टशोन, बी सोजा, सी इमैनुअल कांट, डी डर्बी। तो यह दर्शन भी इमैनुअल कांट से ही संबंधित है, यानी कि इसका सही जवाब होगा इमैनुअल कांट। 14वां सवाल है, 14वां सवाल है कि स्पेस स्वयं में एक वस्तु या घटना नहीं है, बल्कि यह विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के लिए एक फ्रेम या ढांचा है। यह कथन किस दार्शनिक भूगोलवेत्ता के दर्शन से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए हार्टशोन, बी सोजा, सी इमैनुअल कांट, डी डार्बी। तो ये जो कथन कहा है या ये जो दर्शन दिया है, ये दर्शन इमैनुअल कांट ने दिया था, स्पेस को इलेबरेट करते हुए कि स्पेस खुद में ना कोई वस्तु है ना घटना है, बल्कि यह एक वो ढांचा या वो फ्रेम है जिसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुएं और विभिन्न घटनाएं क्रमबद्ध ढंग से सजाई जाती हैं या रखी जाती हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुधा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इतिहास समय है, भूगोल स्थान है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता के दर्शन से संबंधित है? ए हार्टशोन, बी सोजा, सी इमैनुअल कांट, डी डार्बी। तो यह दर्शन भी इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट ने इतिहास को समय तथा भूगोल को स्थान या स्पेस की संज्ञा दी है। इसके बाद में 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न स्पेस की विशेषताओं से संबंधित है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भौगोलिक स्पेस किन विशेषताओं को प्रकट करता है? ए वितरण प्रतिरूप, बी प्रक्रम और विकास, सी आकार और पदानुक्रम, डी उपरोक्त सभी। देखिए, कोई भी स्पेस वितरण को भी प्रदर्शित करता है, प्रक्रम प्रोसेस को भी प्रदर्शित करता है, इवोल्यूशन विकास को भी प्रस्तुत करता है, आकार और पदानुक्रम साइज और हायरार्की को भी प्रस्तुत करता है। यानी कि ये तीनों ही जो विशेषताएं हैं, ये समस्त विशेषताएं भौगोलिक स्पेस से संबंधित हैं, यानी कि वितरण प्रतिरूप, प्रक्रम और विकास, आकार और पदानुक्रम। अगला प्रश्न है, वास्तविक स्पेस के अंतर्गत किस घटना की व्याख्या की जाती है? देखिए, वास्तविक स्पेस के अंतर्गत किस घटना की व्याख्या की जाती है? इसके विकल्प हैं ए आकृति, जाल तंत्र और वितरण प्रतिरूप, बी है प्रक्रम और विकास, सी है आकार और पदानुक्रम, डी है उपरोक्त सभी। जो वास्तविक स्पेस है, उस वास्तविक स्पेस के अंतर्गत हम आकृति को देखते हैं, नेटवर्क को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखते हैं, यानी कि आकृति, जाल तंत्र और वितरण प्रतिरूप इसका सही उत्तर होगा। 18वां सवाल है, अवस्था स्पेस के अंतर्गत किस घटना की व्याख्या की जाती है? ए विकल्प हैं आपके, ए आकृति, जाल तंत्र और वितरण प्रतिरूप, बी है प्रक्रम और विकास, सी है आकार और पदानुक्रम, डी है उपरोक्त सभी। देखिए, अवस्था संबंधित होती है विकास से और प्रक्रम से, प्रोसेस से और इवोल्यूशन से, इसलिए इसका उत्तर होगा प्रक्रम और विकास। अगला प्रश्न है, अनुक्रम स्पेस के अंतर्गत किस घटना की व्याख्या की जाती है? ए आकृति, जाल तंत्र और वितरण प्रतिरूप, बी प्रक्रम और विकास, सी आकार और पदानुक्रम, डी उपरोक्त सभी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुक्रम है। तो अनुक्रम का मतलब आकार और पदानुक्रम से होता है, यानी कि साइज और हायरार्की से होता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्पेस पूर्णतः सजातीय होता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस और डी उत्तर आधुनिक स्पेस। जो अमूर्त स्पेस होता है, अमूर्त स्पेस की यह विशेषता होती है कि वह पूर्णता सजातीय हो, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल होता है। 21वां है, काल की महत्ता में एक कथन दिया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? काल की महत्ता में स्पेस गौण रह जाता है, यानी कि जब हम टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम स्पेस को उतना महत्व नहीं दे पाते। यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? ए हार्शोन, बी सोजा, सी इमैनुअल कांट, डी डार्बी। तो यह कथन सोजा से संबंधित है। सोजा जो कि उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं को पुष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि काल की महत्ता में स्पेस गौण रह जाता है। अभी आपने इससे पहले प्रश्न हल किया है कि ऐतिहासिकतावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप किस स्पेस का प्रादुर्भाव हुआ या उत्पत्ति हुई, तो वहीं पे इस कथन को आप समझिए कि काल की महत्ता में स्पेस गौण रह जाता है। 22वां सवाल है कि उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में किसी प्रकार के सार्वभौम सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखता है। यह कथन किस चिंतक से संबंधित है? ए डियर, बी सोजा, सी हार्वे, डी डार्बी। देखिए यह कथन भी आपका सोजा से ही संबंधित है। इससे पहले आप एक प्रश्न हल कर चुके हैं जिसमें आपने जवाब, वो प्रश्न था कि सार्वभौमिक सिद्धांत की संकल्पना को कौन सा स्पेस नकारता है, तो आपने वहां पे जवाब दिया था उत्तर आधुनिक स्पेस। तो यहां पे सोजा का ही स्टेटमेंट उस प्रश्न को पुष्ट करता है, उस प्रश्न के उत्तर की पुष्टि करता है कि उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में किसी प्रकार के सार्वभौम सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखता है। इसके बाद में यानी कि इसका जवाब होगा यह कथन सोजा से संबंधित है। इसके बाद 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों को समय के अनुसार लिपिबद्ध करना सरल है, पर उनका विवरण स्पेस के संदर्भ में प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य है। यह कथन किस चिंतक से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए डियर, बी कांट, सी हार्वे, डी डार्बी। आपका सही जवाब है डार्बी। डार्बी ने यह कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों को समय के अनुसार लिपिबद्ध कर लेना यानी कि लिख लेना सरल कार्य है, परंतु उनके डिस्क्रिप्शन को, उनके विवरण को, उनकी व्याख्या को तत्कालीन स्पेस या स्थान के संदर्भ में प्रस्तुत कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। 24वां सवाल है इसके बाद में, स्पेस भौतिक और क्रियाशील होने के साथ साथ मापने योग्य तथा वर्णनीय है। यह कथन ए सत्य है, बी असत्य है, सी अस्पष्ट है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यह कथन अपने आप में सत्य है कि स्पेस भौतिक और क्रियाशील होने के साथ साथ मापने योग्य तथा वर्णन योग्य है। 25वां सवाल है कि स्पेस और समय दोनों को संदर्भ शक्ति के रूप में देखा जाता है। यह कथन किस विद्वान के दर्शन पर आधारित है? आपके विकल्प हैं ए डियर, बी सोजा, सी हार्वे, डी इमैनुअल कांट। तो यह कथन इमैनुअल कांट के दर्शन पर आधारित है कि स्पेस और समय दोनों को संदर्भ शक्ति के रूप में देखा जाता है। 26वां सवाल है कि स्पेस और समय प्राकृतिक व्यवस्था का परिणाम होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? ए सत्य है, बी असत्य है, सी अस्पष्ट है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कथन एकदम सत्य है कि स्पेस और समय प्राकृतिक व्यवस्था का परिणाम होते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, भूतल के विकास की समीक्षा समय के संदर्भ के बिना अधूरी है। क्या यह कथन सत्य है? ए सत्य है, बी असत्य है, सी अस्पष्ट है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन भी सत्य है।
इसके बाद अगला सवाल, स्थान को वहां बसे मानव की चेतना से पृथक नहीं किया जा सकता। यह कथन किस विचारधारा की ओर इंगित करता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी उत्तर आधुनिक स्पेस, सी मानवतावादी दृष्टिकोण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मानवों की चेतना से पृथक नहीं किया जा सकता, तो यह जो कथन है यह मानववादी दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है। इसके बाद 29वां सवाल है कि पर्वत, पठार, मैदान जैसे पृथ्वी के भौतिक लक्षणों का वर्णन किस स्पेस की प्रमुख विशेषता है? ए निरपेक्ष स्पेस, बी सापेक्ष स्पेस, सी अमूर्त स्पेस, डी उत्तर आधुनिक स्पेस। तो यह निरपेक्ष स्पेस की विशेषता है कि हम पर्वत, पठार, मैदान जैसे भौतिक लक्षणों का वर्णन करें। स्थान और समय का संबंध किन विषयों से जोड़ा जाता है? आपके सामने विकल्प हैं, ए है इतिहास और भूगोल, बी है भूगोल और दर्शन, सी है भूगोल और विज्ञान, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थान और समय का संबंध इतिहास और भूगोल, यानी कि भूगोल स्थान से संबंधित, समय से संबंधित, इतिहास, इन विषयों से जोड़ा जाता है। इसके बैकग्राउंड में जो परिभाषा है वो यही है कि इतिहास समय है, भूगोल स्थान है ना। अभी आपने इस थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को सुना था कि इतिहास समय है, भूगोल स्थान है। यह कथन किस भूगोल वेत्ता के दर्शन से संबंधित है? सही जवाब था इमैनुअल कांट। तो उसी कथन के आधार पे कि इतिहास समय है, भूगोल स्थान है, यह प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कि स्थान और समय का संबंध किन विषयों से जोड़ा जाता है। तो इतिहास और भूगोल का संबंध समय और इतिहास और भूगोल से जोड़ा जाता है, स्थान और समय का संबंध। इस तरीके से आपके ये 30 प्रश्न यहीं पे पूर्ण होते हैं। अब जो उन बच्चों ने मुझे कुछ कार्य करके भेजा है उनको मैं एक एक करके बुलाऊंगा, वो अपने कार्य से संबंधित चीजों को समझ लें। आशीष कुमार, आशीष कुमार प्रणाम। आपने ये ओगिलवी का एक अर्गोग्राफ भेजा है, ठीक है। ओगिलवी के अर्गोग्राफ में देखिए ये जो अक्टूबर और अप्रैल वाली ये जो रेखा है, इस रेखा में आपने मापनी को प्रदर्शित नहीं किया है, ठीक है। आपने इसकी त्रिज्या कितनी ली है इस वृत्त की? 4 सेंटीमीटर ली है। तो एक कागज पे नोट कीजिए, √6 अपॉन √24 इंटू 4, हाँ, √6 बटे √24 गुणे 4, ठीक। उसके बाद नोट कीजिए √12 बटे √24 गुणे 4। उसके बाद नोट कीजिए √18 बटे √24 गुणे 4। इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो जो मान आएगा उस मान को आपको जो केंद्र बिंदु है उससे दोनों तरफ रखना है, ठीक है। पहले का जो मान आएगा उसको केंद्र बिंदु से दोनों तरफ रख दीजिएगा, दूसरे का जो मान आएगा वो केंद्र बिंदु से दोनों तरफ रख दीजिएगा, तीसरे का जो मान आएगा केंद्र बिंदु से दोनों तरफ रख दीजिएगा। फिर जहां पे केंद्र बिंदु से वो जो अप्रैल वाली वो जो रेखा है, अप्रैल और अक्टूबर वाली जो रेखा है, उसमें पहला जो कटान होगा वो दोनों तरफ 4 घंटे को दिखाएगा, जो 6 घंटे को दिखाएगा पहला कटान, जो दूसरा कटान है वो 12 घंटे को दिखाएगा, जो तीसरा कटान है वो 18 घंटे को दिखाएगा, और जो वृत्त की परिधि पे कट हो रहा है वो 24 घंटे को दिखाएगा। ये एक आपसे चूक हो गई है। और यहाँ पे जहाँ पे आपने एनिमल वाला लिखा हुआ है तो वहां पे सीप रियरिंग लिखी है, हमने भेड़ पशुपालन नहीं बताया है, हमने भेड़ चलाना भूला था, ठीक है। एक इस चीज को सही कर लीजिएगा। दूसरी चीज, ये जो रेखाएं हैं ये जो आपने बराबर अक्षर लिखने के लिए बनाई हैं, जब इनको फेयर कीजिएगा तो इनको मिटा दीजिएगा। बाकी आपका शेडिंग कार्य ठीक है। इंडेक्स में इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कि सबसे पहले घरेलू कार्य को आपने दिखाया, घरेलू कार्य के बाद नंबर 2 पे आता है पशुपालन,
भेड़ चढ़ाना, तो आपने भेड़ चढ़ाने को दिखाया। उसके बाद एग्रीकल्चर आता है, यानी कि कृषि आती है, तो कृषि को आपने दिखाया। उसके बाद अदर एक्टिविटीज आती हैं, और उसके बाद में स्लीप आता है। लेकिन आपने इंडेक्स में स्लीप को ऊपर कर दिया है, अदर एक्टिविटी को नीचे कर दिया है। तो इसको यहां पे सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो बना है ये ठीक बना हुआ है। और ई के बाद में पार्ट ऑफ एस लगाइएगा, और इसको ठीक तरीके से फेयर करके हमें पुनः दिखा लीजिए। ठीक है, दूसरा आपने ये असाइनमेंट भेजा हुआ है, असाइनमेंट आपने थोड़ी देर पहले ही भेजा है, तो इसको हम विधिवत देख लेते हैं, असाइनमेंट को पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद कल क्लास में आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आशीष के बाद में निशांत। गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि आपने हमें सॉल्व करके भेजा है, ठीक है, √6, √12, √18, √24 की वैल्यू। तो अक्टूबर से जुलाई वाली आप रेखा देख रहे हैं, बीच में आप उस वृत्त का केंद्र बिंदु देख रहे हैं। ठीक है, उस केंद्र बिंदु के दोनों ओर आप 2 सेंटीमीटर के निशान लगा लेंगे, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। ठीक है, ये जो कटान बिंदु होगा ये प्रदर्शित करेगा 6 घंटे को। ठीक, उसके बाद आप 2.8 का निशान लगाएंगे। ठीक, तो ये कटान बिंदु प्रदर्शित करेगा आपके कितने घंटे को? 12 को। उसके बाद आप तीसरा लगाएंगे 3.4, वो करेगा 18 को, और आखिरी वाला करेगा 24 को। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इससे संबंधित बात हो गई। दूसरा ये क्लोरोप्लेथ मेथड। ठीक, देखिए, ये जो हमने जो मैप शायद दिया था उसको आपने पूरी तरीके से ट्रेस किया है। ठीक है, आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें काफी मेहनत कर दी है। ठीक है, तो 4 कोनों पे 4 वैल्यू लिख दीजिए, पूरी पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर अपने आप से जनरेट करता है, तो उस तरीके का पैटर्न जनरेट करता है। आप समझ रहे हैं? 4 कोनों पे 4 वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो वो अपने आप से प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो और अगर मतलब इतना आप लिखेंगे, तो इसलिए मैंने बताया 4 कोनों पे 4 वैल्यू लिख देना ही सफिशियंट है। और उसके बाद में आप स्केल बना हुआ है आपका, स्केल के साथ साथ यहाँ पे जब आप डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो इंडेक्स लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, इंडेक्स हटा दिए हैं ना आप? हाँ, ठीक। और देखिए, ये थोड़ा सा नॉर्थ को नीचे लेकर के आइए, और बिहार को क्लोरोप्लेथ मेथड के बराबर मत लिखिए, थोड़ा नीचे लिखिए। ठीक है, बिहार और नॉर्थ वाला हिस्सा थोड़ा नीचे खिसका के लाइए। आपने क्लोरोप्लेथ मेथड के साथ में ही बिहार लिख दिया है, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आइए। आपका बाकी काम अच्छा है। बीच में एक जगह छूट रही है, उसको देख लीजिए। देखिए, हाँ, उसको ठीक कर लीजिए। और अपनी रेखाओं को, ये जो इंडेक्स की रेखाएं हैं, इनको सीधा रखिएगा। ये कुछ टेढ़ी सी हुई हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद में आपका हो गया अम, अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अविनाश कुमार। हाँ, आपसे अभी बात हुई क्या हमारी? अभी नहीं हुई? अच्छा, तो आपका, अच्छा, आशीष से हुई थी। अच्छा, आप ने कितना आपका काम कहाँ तक पहुंचा है? दिखाया है? अच्छा, बाकी भी आप दिखा लीजिए, है ना? हाँ हाँ हाँ। मीना कुमारी।
हाँ, आपका कितना कार्य हुआ है? कम ठीक, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल और असाइनमेंट काम कंप्लीट हो चुका है, वो अब ये प्रयास करेंगे कि वो कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे कि अब आपको कल, आप जब हमारे क्लास कल तक आप हमारे उस पे व्हाट्सएप पे भूगोल और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है ये लिख करके, भूगोल और अर्थशास्त्र आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए भूगोल और अर्थशास्त्र। ठीक है, वर्तनी दोष ना हो, है ना, और साफ सुंदर अक्षरों में लिख करके ये आप हमारे पास में भेजिए, 200 शब्दों में, 200 से 300 शब्दों में। ठीक है, निशांत, जो भी बच्चे इस विषय पे लिखना चाहें लिख करके मेरे पास भेजें 200 से 300 शब्दों में। तत्पश्चात मैं उनको गाइड करूंगा कि उसको और बेहतर किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, टिप्पणी लिखनी है आपको 200 से 300 शब्दों में भूगोल और अर्थशास्त्र के संबंध में। नहीं नहीं, पॉइंट वाइज नहीं, शॉर्ट नोट। ठीक है, हाँ, संक्षेप में। प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी, शिवानी कुमारी, आपका काम भी सब हो चुका है हमें हमारी जानकारी में। हाँ तो हाँ तो उसको बना लीजिएगा। तो 200 शब्दों में आपको भी यह काम करना है। ठीक है, आप लोग काम करके, अच्छा आप अभी असाइनमेंट लिख रही हैं, चलिए ठीक ठीक है, असाइनमेंट पूरा कर लीजिए। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट काम ना कर रहे हो, जिनका ये काम पूरा हो गया हो, वो ये बच्चे इस तरीके से अपने प्रश्नोत्तर लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो आप लोग लिख करके मेरे पास भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको और बेहतर किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप लोग क्लास रोज लीजिए, धीमे धीमे हम रिवीजन पे आएंगे। और आप में से किसी भी विद्यार्थियों को, हालांकि मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है, अगर उस सिलेबस में से कोई विषय समझ में ना आ रहा हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे वो विषय लिख करके भेज दें, मैं उससे संबंधित व्याख्यान को फिर से रिपीट कर दूंगा और उससे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका निवारण कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इस बात पर भी बराबर गौर करें। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।